नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। शुरू करते हैं अपने आज क्लास के साथ। दोस्तों, आज हम हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर का आपके सामने रिप्रेजेंट करने आए। और इस चैप्टर का ये जो चैप्टर है, ये हमारे जो मॉड्यूल है, मतलब हमारे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है ये, जो हम आप आज आपके सामने रखेंगे। चैप्टर 20 और चैप्टर 21, ठीक है। इसमें राष्ट्रवाद और भारत के राष्ट्रवाद से संबंधित जितने भी आंदोलन हुए, लगभग हर एक आंदोलन के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। और राष्ट्रवाद कैसे देश में पनपा, इसके पीछे के कारण क्या थे, इसके अर्थ क्या थे, आज हम इन चीजों की चर्चा करेंगे, ठीक है। चैप्टर 20 के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर आपने इससे पहले हमारे पिछले मॉड्यूल के बारे में बात करें, तो हमने पॉलिटिकल साइंस के मॉड्यूल खत्म किए हैं मॉड्यूल 1 में, जिसमें हम चैप्टर 3 चैप्टर 4 को खत्म किया था। और चैप्टर 1 मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, किस तरीके से वो काम करते हैं, ये सब के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। इससे पहले पॉलिटिकल साइंस से पहले हमने मॉडर्न हिस्ट्री के तीनों मॉड्यूल्स खत्म किए थे, जिसमें हमने मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में सब कुछ आपको बता दिया था, ठीक है। हम इसके बाद इस मॉड्यूल खत्म करने के बाद हम फिर से एंशिएंट से स्टार्ट करेंगे, यानी चैप्टर 1 से, ठीक है। मैंने आपको ये चैप्टर इसलिए पहले करवाया है क्योंकि ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। और जब हम वापस फिर से एक से आएंगे, तो हम इस चैप्टर को भी एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमें इसको करना ही करना है, ठीक है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि जो ये राष्ट्रवादी विचारधारा है ना, ये कोई बहुत पुरानी विचारधारा नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस हो, सबसे पहले आया हो, या फिर प्राचीन काल से ही चल रहा हो। ऐसा कोई विचारधारा नहीं है। जैसे कि हमारे पास बाकी विचारधाराएं होती हैं, वो समय से पहले से हुई। जैसे हमारे पास राज्य था, समाज था, हमने पॉलिटिकल साइंस में राज्य के बारे में समझा, समाज के बारे में समझा, राष्ट्र के बारे में समझा। तो ये एक प्राचीन विचारधारा है, हमेशा से चलती आ रही है। लेकिन ये जो राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है ना, ये काफी नई विचारधारा है। ये यूं कहूं तो इसको 200 साल पहले तक तो ये विचारधारा पनपी भी नहीं थी दुनिया भर में। तो ये विचारधारा अचानक से आई कैसे? चलिए आइए इसके बारे में हम चर्चा। तो दोस्तों, ये जो राष्ट्रवादी विचारधारा है ना, इसकी शुरुआत यूरोप में होती है। और यूरोप में इसकी शुरुआत होती है औद्योगिक क्रांति के साथ। औद्योगिक क्रांति जब से शुरू हुआ, इसकी विचार तो दोस्तों, इस विचारधारा की जो शुरुआत है ना, कोई बहुत प्राचीन विचारधारा नहीं है। मात्र यूं 200 साल पहले तो ये विचारधारा पनपी भी नहीं थी दुनिया भर के सामने। तो अचानक से ये विचारधारा आई कैसे? देखिए, इस विचारधारा की शुरुआत जो होती है ना, वो होती है औद्योगिक क्रांति के साथ। जैसे ही यूरोप में औद्योगिक है, ठीक है। मैं इसके देखिए, इसकी जो है ये विचारधारा है, इसके मैं आपको दो तरीके से बताता हूँ कि राष्ट्रवाद की जो विचारधारा अचानक से पनपी कैसे, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ हम पहले जानेंगे, बाद में जानेंगे। लेकिन पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ये पनपा कैसे, अचानक से दुनिया के सामने ये विचारधारा आया कैसे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, औद्योगिक क्रांति आती है। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप नए बाजार की आवश्यकता होती है। क्यों नए बाजार चाहिए? क्योंकि इस माल को बेचना है, औद्योगिक क्रांति हुई है, नए बाजार चाहिए, कच्चे माल की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो हमें नए बाजार की आवश्यकता होती है। जैसे ही नया बाजार बनेगा, तो नया बाजार कब बनेगा? जब राजनीतिक रूप से लोग एक ही मतलब राजनीतिक रूप से सब एकता के ऊपर जाएंगे। माफ कीजिएगा, मतलब जैसे कि राजनीतिक रूप से सब एक हो जाएंगे। कैसे? राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से, यानी कि एक राजा होगा, ठीक है, उसके एक प्रशासन होंगे, वो सभी लोग मिल बांट के काम करेंगे। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रशासन होगा, और उनका जो हेड ऑफ द होगा वो किंग होगा, किंग या फिर कोई एक संस्था होगी जो हेड होगा, ठीक है। तो वो राजनीतिक रूप से एक होंगे। अच्छा, ये जो यूरोप में पनपा ना, यूरोप में जो ये राष्ट्रवादी विचारधारा पनपा, इसके पीछे कारण कई सारे थे। देखिए, राष्ट्रवादी पनपने के कारण यूरोप में जो एक कारण था, वो था भाषा, ठीक है। जितने भी भाषा के लोग थे ना, अलग अलग भाषा के लोग, उन्होंने स्वयं को एक राष्ट्र के रूप में स्वीकार करना प्रारंभ कर लिया। जैसे कि ब्रिटेन ने खुद को अंग्रेजों ने खुद को अंग्रेजी भाषा में तकदीर किया। ऐसे ही फ्रांसीसियों ने खुद को फ्रांसीसी भाषा में, जर्मन ने खुद को जर्मनी में, इटली ने खुद को इटालियन में। तो इस तरीके से अलग अलग भाषाओं के जो क्षेत्र बने ना, इससे क्या हुआ कि एक नई भाषा का जन्म हुआ। मतलब नई नई भाषा जो थी, इसके कारण जो इसकी शुरुआत होती है किसकी? राष्ट्रवाद की, ठीक है। एक तो कारण ये था कि नया पहले औद्योगिकरण था, नए बाजार की खोज हुई, नए बाजार की आवश्यकता थी। आवश्यकता के लिए उन्होंने राजनीतिक रूप से एकीकरण का एक माध्यम चुना, जिसका माध्यम उन्होंने चुना भाषा। और भाषा जो था, वही एक नया राष्ट्रवाद का संचार बन गया, ठीक है। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था संचार प्रणाली, ठीक है। संचार प्रणाली यानी कि रेलवे रेलवे या फिर सड़क, इन ब्रिजों के माध्यम से लोग आपस में मतलब एक दूसरे से यात्रा करते थे। जब लोग एक दूसरे के साथ मिलना, ज्यादा मिलाप जुलाप हुआ, तो इससे क्या हुआ? राष्ट्रीय संस्कृति, मतलब जो राष्ट्रीय संस्कृतिकरण हुआ, हो गया। मतलब सारे राष्ट्र आपस में मिलने लग गए, ठीक है, एक दूसरे के बीच में विचारधाराएं पनपने लग गई। इससे क्या हुआ कि एक राष्ट्र की सीमा के अंदर जो लोग रहने लग गए ना, उन्होंने भी खुद को एक राष्ट्रवादी घोषित कर दिया। अब देखिए, दो कारण हो गए, एक भाषा बोलने वाले लोग और एक राष्ट्र की सीमा के अंदर रहने वाले लोग। तो ये दो तरह के जो लोग थे, ये क्या पनपे? इन्होंने पनपाया एक राष्ट्रवाद की भावना। तो राष्ट्रवाद की भावना कहां शुरू हुई? यहां से। और इसकी शुरुआत कब थी? इसका जो मुख्य कारण था, वो था औद्योगिकरण। औद्योगिकरण आया, परिणाम राष्ट्रवाद बना, ठीक है।
अब चलते हैं भारत में राष्ट्रवाद कैसे बना। देखिए भारत में जो राष्ट्रवाद बना उसका सिर्फ इकलौता कारण है ब्रिटिश शासन का विरोध और राष्ट्र की एकता। देखिए सबसे पहले था कि राष्ट्र की एकता प्राप्त करनी थी, जैसे कि औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप हमने देखा कि नए बाजार की खोज और नए बाजार ने क्या किया, राष्ट्रीय एकता बनाया, राजनीतिक एकता की बात की। और यही राजनीतिक एकता के ऊपर क्या था, भाषाई कारण। अब भारत में क्या था, ना तो भाषाई रूप से लोग एक थे, ना ही सांस्कृतिक रूप से लोग एक थे, ना ही लोग धार्मिक रूप से एक थे। तो भारत में इतनी विविधताएं हैं, इतनी विभिन्नताओं के बीच में एक राष्ट्रवाद की भावना लाना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण था। इस चुनौतीपूर्ण का समाधान हमारे जो नेताएं थे उस समय के, उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। उन्होंने कौन कौन से कदम उठाए उस पर भी हम जाएंगे, लेकिन पहले आपको बता दूं कि भारत में जो राष्ट्रवाद पनपा उसका कारण था ब्रिटिश का शासन का विरोध और राष्ट्र की एकता प्राप्त करना। ठीक है, पहले हमें राष्ट्र की एकता करनी है और ब्रिटिश शासन का विरोध करना है। अच्छा, अब आते हैं कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है। देखिए अगर आप प्रशासनिक रूप से सामान्य भाषा बोलने वाले लोग और सांस्कृतिक एकीकरण वाले लोग या फिर ऐतिहासिक विरासत के लोग जब एक साथ मिलते हैं, मतलब एक ऐतिहासिक विरासत, इन सभी के कारण एक जगह मिलते हैं, इकट्ठा होते हैं और खुद को एक राष्ट्र बनाते हैं, खुद को एक राष्ट्रवाद की भावना देते हैं, तो वो बन जाते हैं राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद से बनने से पहले आपको समझना होगा राष्ट्र क्या होता है और राष्ट्र से पहले समझना होगा कि राज्य क्या होता है। देखिए हमने अपने पुराने जो हमारे चैप्टर थे पॉलिटिकल साइंस के, उसमें मैंने आपको समझाया था कि राज्य और राष्ट्र क्या है, राज्य और समाज क्या है, राज्य और अलग चीजें क्या होती है, मतलब राज्य और इसके अंदर क्या डिफरेंस है नॉन एनजीओ के बीच में, तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसी बीच में मैंने आपको बताया था कि जो राष्ट्र है वो एक भावना के साथ चलता है और राज्य जो है वो कानूनी अवधारणा है। ठीक है, और जो यहाँ पर जो राष्ट्रवाद आता है ना, वो भी राष्ट्र का ही एक विस्तृत रूप है जो क्या भावनाओं से चलता है, ना कि कोई कानूनी से। ठीक है, ऐसे अगर हम भारत के ऊपर बात करें तो भारत में प्रशासनिक एकीकरण है, तो अभी के समय तो है, लेकिन क्या शुरुआत में था, नहीं था। ठीक है, क्या भारत के लोग सामान्य भाषा बोलते हैं, एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या भारत में सांस्कृतिक एकीकरण है, बिल्कुल नहीं है। तो भारत अगर राष्ट्र बना है तो उसके पीछे का कारण है भारत का ऐतिहासिक विरासत। ठीक है, ऐतिहासिक विरासत किसके विरुद्ध, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध। तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध के कारण भारत जो राष्ट्रवाद बना उसका कारण था ऐतिहासिक विरासत। आइए अलग अलग कारण जानते हैं। देखिए राष्ट्रवाद के आमतौर पर 3 कारण होते हैं, सांस्कृतिक कारण, आर्थिक कारण और धार्मिक कारण। ठीक है, भारत के संदर्भ में तो यही 3 कारण सबसे महत्वपूर्ण रखता है। ठीक है, अगर हम सांस्कृतिक कारण की बात करें तो देखिए सांस्कृतिक कारण में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो था वो 2 कारण से पनपा। पहला था परंपरागत जो संस्कृति थी उनकी बुराइयों का विरोध किया गया, और दूसरा था अंग्रेज का जो भारतीय संस्कृति में जो परिवर्तन चला था उसका विरोध किया गया। देखिए परंपरागत संस्कृतियों की जो बुराइयां थी उसका विरोध, जैसे जब भी अंग्रेजों ने पश्चिमी शिक्षा का प्रसार किया भारत में, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जैसे पश्चिमी शिक्षा भारत में पनपती है, इसके बाद नया जो युवा वर्ग होता है इन्हें भारतीय समस्या, भारतीय सभ्यता में, भारतीय संस्कृति में जो थोड़ी बहुत समस्याएं लगती है और जो होती भी है, तो उन समस्या के समाधान के लिए ये लोग विरोध करते हैं। ठीक है, विरोध किस माध्यम से करते हैं, सांस्कृतिक एकता के कारण। ठीक है, कि नहीं ये लोग जो जितने भी पढ़े लिखे युवा वर्ग होते हैं उस समय के, वो इसका विरोध करते हैं और इसका समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं, जिसमें सती प्रथा की समाप्ति, विधवा पुनर्विवाह जैसे और जैसे जो कुरीतियां होती है उनकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं, और वो इस काम में बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी मतलब सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा था कि अंग्रेजों थे वो भारतीय संस्कृति में हस्तक्षेप कर रहे थे। कैसे, मिशनरियों के माध्यम से वो धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, और इसका इसका उस समय के जो अलग, उसी समय के शिक्षित लोग, दूसरे तरीके से लोग थे जो भारतीय संस्कृति की गौरव गाथा बता रहे थे, उन्होंने इसका विरोध किया, वो भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के कारण। ठीक है, जिसमें कि आर्य समाज बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है अपने अपने इस पूरे इतिहास, अपने इस पूरे कार्यक्रम के दौरान। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम आर्थिक राष्ट्रवाद की। तो आर्थिक राष्ट्रवाद की शुरुआत कब होती है, देखिए आर्थिक राष्ट्रवाद की जो शुरुआत होती है ये होती है अंग्रेजों के आगमन के साथ ही, लेकिन इसको बताने का जो श्रेय, ये तुम्हारा साथ शोषण हो रहा है, ये बताने का श्रेय जाता है हमारे कई नेताओं को, जो अपने लेखों के माध्यम से इस चीज को हमारे सामने प्रस्तुत रखते हैं। जिसमें कि दादा भाई नेरोजी ने एक किताब लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 1901 में, आप इसको लिख लें, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, इसको दादा भाई नेरोजी जी लिखते हैं। ठीक है, और इस किताब के माध्यम से वो सबसे पहले ये बताते हैं कि आपका शोषण हो रहा है, और आपका शोषण किस माध्यम से हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, वो बताते हैं। जिसमें वो बताते हैं कि अंग्रेज जो हैं वो यहाँ आते हैं, आपकी सैलरी लेते हैं, पेंशन लेते हैं, और जो एक तरफा व्यापार होता है वो करते हैं, और बदले में आपको क्या मिलता है, कुछ नहीं। ठीक है, तो इसके बारे में वो हमें जागरूक करते हैं। मतलब अभी तक भारतीयों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनके साथ शोषण हो रहा था। ठीक है, आगे चलते हैं।
देखिए, अब जो औद्योगिक क्रांति होती है उसकी कुछ विशेषताएं भी होती है। क्या कारण थे जिसके कारण औद्योगिक क्रांति होती है? तो सबसे पहला क्या होता है, किसानों पर भारी कर लगाया जाता है। ठीक है, किस बात का? किसान, आपको पता होगा 3 प्रकार के कर होते हैं। कर थे उस टाइम पे जमींदारी प्रथा, महलवारी प्रथा और रैयतवारी प्रथा। ये 3 प्रकार के कर होते थे जिसमें किसानों की, मतलब समझ लो किसानों के पास काफी कठोर तरीके से कर वसूला जाता था। ठीक है, उससे दूसरा क्या था, आसान व्यापार होता था। आसान व्यापार किसका? भारतीयों के लिए नहीं, आसान व्यापार था यूरोपीय लोगों के लिए, आसान व्यापार था ब्रिटेन के लिए। क्योंकि एक तरफ क्या था कि जो भारत से अगर यूरोप अगर व्यापार जाता है तो उसमें क्या होता है, कम टैक्स लगता था। ठीक है, मतलब उसमें ज्यादा टैक्स लगता था। लेकिन जब भारत से अगर जो कोई व्यापार यूरोप भारत से अगर कोई मतलब यूरोप से अगर कोई भारत व्यापार आता है तो उसमें बहुत ही कम टैक्स लगता था। इससे क्या होता था, जितने भी भारतीय लोग जो भारत में व्यापार कर रहे थे उनका व्यापार कम हो जाता था। ठीक है, तीसरा था क्या था, कृषि का वाणिज्यकरण। मैंने बताया कि औद्योगिकरण के कारण इन्हें कच्चे माल की आवश्यकता थी, और कच्चे माल की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए इन्हें चाहिए था, कच्चे माल के व्यापार की पूर्ति करने के लिए उन्हें क्या चाहिए था, कृषि का, जो कि कृषि में वाणिज्यकरण हो। ठीक है, कृषि का वाणिज्यकरण हो जिसके माध्यम से उन्हें कच्चे माल की प्राप्ति हो सके। तीसरा था निष्कासन का सिद्धांत, यानी कि ड्रेन थ्योरी, जिसको किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने। मैंने आपको बताया था पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम दिया था। इस सब के परिणाम क्या हुआ, स्वराज की मांग शुरू हो गई। स्वराज की किस तरह की मांग, कि अब हमारा खुद का उद्योग होगा, हम खुद के बिजनेस करेंगे, खुद का व्यापार करेंगे, अब हमें ब्रिटिश कंपनियों की, ब्रिटिश सामानों की जरूरत नहीं है। इसे ही कहा गया स्वराज। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे था धर्म और राष्ट्रवाद के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसका विरोध क्यों हुआ? देखिए, आध्यात्मिक जो संस्थाएं थी उसको प्रदूषित होने के कारण, मतलब जो लोग थे उस समय के, उनका मानना था, जो उस टाइम के जो बुद्धिजीवी लोग थे हमारे देश के, उनका मानना था कि जो हमारे आध्यात्मिक संसाधन है उसका प्रदूषण हो रहा है। मतलब हमारी जो धार्मिक व्यवस्थाएं हैं उसका प्रदूषण किया जा रहा है, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। ब्रिटिश की जो उपस्थिति थी, पश्चिमी सभ्यता द्वारा भारतीय सभ्यताओं का प्रभुत्व स्थापित किया जा रहा है, यानी कि भारतीय सभ्यता को यहाँ पे छोटा करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा मानना था इनका। ठीक है, पश्चिमी सभ्यता का जो, मतलब इनका मानना था, एक चीज इनका और मानना था कि जो पश्चिमी सभ्यता का साध्य है, साध्य मैंने पहले बताया था, साध्य और साधन में क्या डिफरेंस है। साध्य मतलब आप जिसके माध्यम से उसको प्राप्त करते हैं, लक्ष्य को, उसको साधन कहते हैं। ठीक है, तो साध्य साधन के बारे में पढ़ चुके हैं, तो मैं बताता हूँ। पश्चिमी सभ्यता का जो साध्य है वो भारतीय ग्रंथ है। ठीक है, मतलब पश्चिमी सभ्यता के अंदर जितने भी विचारधाराएं हैं उसका मूल भारतीय ग्रंथ है, ऐसा उस समय के हमारे युवा लोगों का मानना था, जो जो धार्मिक और राष्ट्रवाद की बात करते थे। ठीक है, इसमें जो नेताओं के प्रयास थे वो बहुत अहम थे। जैसे कि 19वीं शताब्दी में आप देखेंगे, जो हमारे गणेश उत्सव होता है तिलक जी के द्वारा, उसमें क्या करता है कि लोगों को धार्मिक रूप से एकता करने का प्रयास किया जाता है। इसमें 20वीं शताब्दी में 2 और महान कार्य होते हैं, एक तो गांधी जी के द्वारा और दूसरे अन्य लोगों के द्वारा। गांधी जी जो थे वो अपने धार्मिक, सुबह सुबह वो धार्मिक प्रथाएं लगाया करते थे, एक सभा लगाया करते थे जिसमें वो सभी धर्मों का सम्मान करने की बातें करते थे। ठीक है, और दूसरे जो थे वो अन्य थे, जैसे कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, ये भी क्या करते थे, ये भी एक हिंदू सभा महासभा हिंदुओं के लिए और मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग तरीके का कार्य करते थे। ठीक है, जिसके माध्यम से समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो राष्ट्रवाद का जो विषय था वो आज के लिए इतना ही था, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही छोटा था, इसके लिए हमारे पास शब्द भी बहुत कम थे। ठीक है, फिर भी हमने काफी कुछ प्रयास किया। अगला जो चैप्टर आएगा वो लगभग सबसे बड़ा चैप्टर है हमारे पूरे हिस्ट्री का, तो उसमें थोड़ा समय भी लग सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 टॉपिक्स, 3 ही पॉइंट्स थे, 3 पॉइंट्स को मैंने खत्म कर दिया है। तो आज के लिए इतना ही। चलो, जय हिंद।